नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक बहू की बेबसी। लीला का बेटा बैंकॉक गया तो जैसे ही वो रुपए भेजने लगा तो लीला ने हर चीज में ताला लगा दिया और पोते दूध और हर चीज खाने को तरस गए। और जब उसकी बेटी आती तो उसे झोले भर भर कर चीजें देती और उसके लिए 56 प्रकार के डिशेस बनाती। तो पोते हसरत भरी नजरों से उसे देखते। एक बार बहू ने अपने बच्चों को थोड़ा सा पनीर दे दिया तो लीला ने प्लेट उठाकर फेंक दी और उन्हें खूब गालियां दी और बहू और पोते की हालत भिखारियों जैसी कर दी। 2 साल बाद लीला का बेटा घर आया तो उसने बेटे के लिए शाही पनीर बनवाया। जब बाप ने बच्चों के आगे शाही पनीर परोसा तो उसका दिल दहल गया, क्योंकि लीला एयरपोर्ट के लाउंज में खड़ी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू साफ कर रही थी। उसके साथ खड़ी हुई उसकी बहू रागनी उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्लियां दे रही थी, मगर लीला के दिल को किसी तरह सुकून नहीं आ रहा था। आता भी कैसे? उसका बड़ा बेटा और रागनी का पति विशाल आज बैंकॉक जाने के लिए रवाना हो गया था। विशाल बैंकॉक न जाता तो क्या करता? यहाँ की कमाई में अब उसका गुजारा मुमकिन ही नहीं रहा था। किराए का घर था और छोटे छोटे 2 बच्चों का साथ। माँ की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। एक छोटा भाई था जो अभी पढ़ाई कर रहा था। ऐसे में विशाल की मामूली सी सैलरी में घर का खर्चा चलाना बहुत कठिन हो रहा था। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर उसने बैंकॉक जाने का फैसला कर लिया। इरादा तो यही था कि वहां जाकर कुछ समय में अच्छी रकम कमाकर घर भेजेगा और कुछ जमा करेगा, जिससे वापस आकर बिजनेस करने में आसानी हो जाएगी। मगर वो नहीं जानता था कि उसका जाना उसके छोटे से परिवार में कैसे तबाही लाने वाला है। रागनी के छोटे छोटे बच्चे उसकी टांगों के साथ लिपटे थे। बाप के जाने का दुख उनके चेहरे पर लिखा हुआ था। छोटा बेटा सोनू जो सिर्फ 4 साल का था, बाप जब अपना सामान घसीटते हुए अंदर जा रहा था तो वो मासूमियत से माँ से पूछने लगा, माँ, पापा हमारे लिए खिलौने लेने जा रहे हैं, वो कब वापस आएंगे? सोनू के सवाल पर तो रागनी का दिल जैसे कट कर रह गया था। सोनू ने से सिर्फ 1 साल बड़ा मोनू चुप था। विशाल को गए हुए काफी समय हो चुका था। लीला ने भी आखिर खुद को संभाल ही लिया। वापस मुड़ते हुए उन लोगों ने पार्किंग का रुख किया जहां उनके किराए पर लाई हुई गाड़ी खड़ी थी। वापसी के पूरे रास्ते लीला ने रागनी से कोई बात नहीं की। रागनी के लिए वैसे भी ये कोई नई बात नहीं थी। सास की ये नापसंदगी तो वो उस दिन से झेल रही थी जिस दिन विशाल उसे अपनी मर्जी से ब्याह कर इस घर में लाया था। लीला को शुरू से ही इस बात का गुस्सा था कि विशाल ने उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की, बल्कि रागनी से की, जो कि दूसरी बिरादरी से थी। मगर विशाल ने कभी उनकी बात को अहमियत ना दी थी। लीला विशाल के सामने तो रागनी के साथ अच्छा व्यवहार रखती थी, लेकिन असल सच्चाई रागनी ही जानती थी। विशाल के घर से निकलते ही लीला तानों और बातों से उसका जीना हराम कर देती थी। अब भी रागनी दिल ही दिल में डरी हुई थी कि विशाल के यहाँ से बाहर जाने के बाद लीला न जाने उसका क्या हाल करेगी, मगर वो मजबूर थी, इसीलिए चुप बैठी थी। रागनी की सोच बिल्कुल सही साबित हुई। घर वापस आते ही लीला ने उठते बैठते रागनी को सुनाना शुरू कर दिया। न जाने कैसी पत्नी ले आया है जिसके कदम ही मनहूस है, वरना औरतें तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। एक हमारी बहू है जिसने रही सही कमाई भी खत्म कर डाली। मजबूरन मेरा बेटा दूर प्रदेश की खाक छानने चला गया है। उठते बैठते जब वो इस तरह की बातें करती तो रागनी का दिल जल जाता। विशाल से शिकायत लगाती तो डांट देता कि बूढ़ी माँ का ख्याल किया करो, पहले ही उनका दिल तोड़कर मैंने तुमसे शादी की है। दोनों तरफ से बातें बेचारी रागनी को ही सुननी पड़ती थी। विशाल को गए हुए 2 महीने गुजर चुके थे। उसे वहाँ अच्छी नौकरी मिल गई थी और बहुत जल्दी अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा इंडिया भेजने वाला था। वो दिन भी आ गया
जब विशाल ने पहली बार अच्छी खासी रकम इंडिया भेजी। ये पैसे उसने छोटे भाई समर्थ के अकाउंट में भेजी थी। उसने लाकर सीधा माँ के हाथ में पकड़ा दी। लीला बार बार लाल और हरे नोटों को गिनती। उसे यकीन न आ रहा था इतने सारे पैसे उसके अपने हाथ में हैं। तभी अचानक बेटे को सुलाकर कमरे से बाहर निकलती हुई रागिनी ने ये दृश्य देख लिया। अभी वो लीला से सवाल करने ही वाली थी कि ये पैसे क्या विशाल ने भेजे हैं कि अचानक लीला ने उसे देख लिया। उन्होंने तेजी से अपने हाथ में मौजूद पैसे अपने घुटने के नीचे दबा लिए। रागिनी हैरान रह गई मगर कुछ न बोली। लीला ने फौरन अपने चेहरे के एक्सप्रेशन गुस्से में बदलते हुए उससे कहा, कब से बच्चे को सुला रही हो? सर में बहुत दर्द हो गया है। एक कप चाय ही बना दो और इसके बाद रात के खाने के लिए कुछ अच्छा सा इंतजाम कर लेना। आज चारू को भी खाने पर आना है। चारू उनकी छोटी बेटी का नाम था जो शादीशुदा थी और इसी शहर में ब्याही हुई थी। हर दूसरे दिन माँ के घर आना और फिर यहीं टिक जाना उसका काम था। रागिनी लीला से पैसों के बारे में पूछना चाहती थी। उसे अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना था और इसके लिए एडमिशन फीस जरूरी था, मगर उसकी हिम्मत ना हुई कि वो लीला से पैसों के बारे में पूछे। ऊपर से चारू के आने का सुनाकर उसे और टेंशन में डाल दिया। वो खामोशी से किचन में जाकर चाय बनाने लगी। लीला समर्थ के साथ खुसुर फुसुर करके कोई बात कर रही थी। रागिनी लीला को चाय बनाकर देने के बाद किचन में बर्तन धो रही थी। जब समर्थ बाजार से लदा फदा वापस आया, उसके हाथ में एक थैले में पनीर, दूध, दही और मिठाई न जाने क्या कुछ वो उठा लाया था। रागिनी इतना सामान देखकर तो हैरान ही रह गई। इतना सब कुछ तो उनके यहाँ हफ्तों में भी नहीं आया करता था। आज लीला ने एक ही दिन में इतना सब कुछ क्यों मंगा लिया था? इसी हैरानी में वो किचन से बाहर निकल आई। सामने ही लीला टीवी ऑन किए बैठी थी। माँ, आपने इतना सारा सामान क्यों मंगाया है? पनीर तो बहुत है, हम तो कम ही लोग हैं। इतना सारा पकाया तो बर्बाद हो जाएगा। रागिनी के सवाल पर लीला ने एकदम तड़क कर उसे जवाब दिया, क्यों भाई, क्यों बर्बाद होगा? मेरी बेटी आ रही है, उसी के लिए पकवा रही हूँ। तुम ऐसा करो, आधा पका लो और आधा पैकेट बनाकर फ्रिज में रख दो और ज्यादा नजर रखने की जरूरत नहीं। तुम्हें अगर ये ख्याल आ रहा है कि तुम्हारे पति की कमाई बर्बाद हो रही है तो कान खोल कर सुन लो। वो तुम्हारे पति की नहीं बल्कि मेरे बेटे विशाल की कमाई है और उसने वो मेरे लिए भेजी है। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो चुपचाप रहो, वरना अपना बोरिया बिस्तर उठाकर माँ के घर चली जाओ। लीला की इतनी कड़वी बातें सुनकर रागिनी तो हक्का बक्का रह गई। उसने तो सिर्फ सामान को लेकर सवाल किया था। उसने समझ लिया था कि लीला विशाल के जाने से और शेर हो गई है। वो चुपचाप किचन में वापस चली आई और खाना बनाने का इंतजाम करने लगी। थोड़ी देर बाद सोनू उठकर रोता हुआ उसके पास आ गया था। समर्थ बाहर बैठकर मजे से मोबाइल पर गेम खेल रहा था। रागिनी ने एक उम्मीद भरी नजर उसकी तरफ डाली कि शायद वो भतीजे को ले ले तो वो सुकून से खाना बना ले, मगर समर्थ ने इससे पहले कभी ऐसा किया होता तो आज करता। रोते हुए बेटे को संभालने के साथ साथ रागिनी ने 2-3 डिशेज बना ली। अंधेरा फैल रहा था। उसी समय अचानक दरवाजे पर शोर उठा। अरे, मेरी बच्ची आ गई। जा बेटा, जल्दी जा, दरवाजा खोल। बेचारी ससुराल के काम करके थकी हारी आई है। दरवाजा खुला और मेकअप से पुती हुई चारू अंदर आई। उसने भारी भरकम सूट पहन रखा था और खूब मेकअप कर रखा था। उसके अंदर आते ही इतनी देर लगा दी कि मेरी बच्ची, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लीला ने प्यार से चारू से पूछा तो जवाब में एक अदा से अपने कटे हुए बाल झटक कर बोली, क्या बताऊँ माँ? सासू माँ को तो
सवाल जवाब की इतनी ज्यादा आदत हो गई है, अभी भी आते हुए गले ही पड़ गई कि मेरे लिए दलिया बनाकर चली जाओ। मुझे बाजार से लाया हुआ खाना हजम नहीं होता। अब भला बताओ, इतनी गर्मी में मैं किचन में खड़े होकर उनके लिए दलिया बनाऊं? बोल आई हूँ, खुद ही बनाकर खा ले। मैं चली मायके। ठीक किया बेटी। लीला बेटी के सदकेवार ही जाने लगी। थोड़ी देर के बाद रागनी ने खाना बन जाने की सूचना दे दी। लीला चारू को लेकर डाइनिंग पर आ बैठी। तभी सोनू और मोनू दोनों कमरे से निकलकर बाहर आए। रागनी बेटे को देखकर मुस्कुरा दी और प्यार से कहने लगी, आ जाओ बच्चों, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। आज मैंने पनीर बनाया है। सोनू पनीर का शौकीन था, मगर क्योंकि पनीर महंगा था तो घर में कम ही पका करता था। अब भी उसने जैसे ही सुना कि माँ ने शाही पनीर पकाया है तो वो शौक के मारे लपक कर आगे आया और कुर्सी पर बैठने लगा। रागनी ने एक प्लेट उठाई और उसमें पनीर डालना चाहा। अभी उसने थोड़ा सा पनीर डाला ही था कि तभी लीला ने अचानक से हाथ मारकर उसके हाथ में मौजूद प्लेट दूर गिरा दी। रागनी दहल कर रह गई। सोनू और मोनू भी डर कर रोने लगे। रागनी फटी फटी नजरों से अपनी सास को देख रही थी, जो उसके हाथ से पनीर का प्याला लेकर टेबल पर वापस रख रही थी। तुम्हारे और तुम्हारे इन सपोलों के लिए नहीं बनवाया ये पनीर मैंने, और ना ही मेरा बेटा परदेश में मेहनत तुम्हें पालने के लिए कर रहा है। तुम्हें अगर अपनी औलाद को पनीर खिलाने का इतना ही शौक है तो खुद कमाओ। मेरे बच्चे ने पैसे मेरे लिए भेजे हैं। मेरी मर्जी से खाना पकेगा और जिसे चाहूंगी उसे खिलाऊंगी। आज का खाना चारू के लिए बना है, सिर्फ वही खाएगी। रागनी मारे सदमे के दंग होकर रह गई थी। सोनू अपनी दादी का ये रूप देखकर खामोशी से डाइनिंग टेबल से उठकर चला गया था, जबकि मोनू खाना मांगते हुए लगातार रोए जा रहा था। चारू और समर्थ ने कुछ नहीं कहा था। वो दोनों ही अपनी अपनी प्लेट में खाना डाले बड़े आराम से खाना खा रहे थे। रागनी की आंखों में आंसू आने लगे। वो खामोशी से पीछे हटने लगी। तभी चारू ने लीला को देखा और बोली, माँ छोड़ो ना, आप भी किन लोगों के मुंह लगती हो। खाना खाएं, बहुत भूख लगी है मुझे। अच्छा किया आपने पनीर बनवा लिया, मुझे बहुत पसंद है। लीला लगातार बेटी के नाज नखरे उठा रही थी और रागनी दिल मसोस कर रह गई और खामोशी से अंदर चली गई। रोटी नमक लिया और ले जाकर बच्चों को खिला दिया। मगर ये सिर्फ उस दिन की कहानी ना थी। इसके बाद तो जैसे ये रोज होने लगा। घर में खुले पैसे आते। विशाल हर महीने बहुत पैसे माँ को भेजता, मगर मजाल है कि पैसों में से एक ढेला भी रागनी को मिल जाता। बच्चे अभी तक स्कूल जाने से दूर थे और खुद रागनी भी रुपए रुपए को तरस रही थी। घर में दूध आता तो लीला अपनी निगरानी में फ्रिज में रखवा कर फ्रिज को ताला लगा देती और चाबी अपने पास रख देती। पकाने के लिए जो कुछ भी मंगवाती सर पर खड़े रहकर पकवाती, मगर मजाल है कि अच्छा खाना रागनी या उसके बच्चे खा सकते। उनको बची रोटी आलू की सब्जी से काम चलाना पड़ता। लीला रागनी से न जाने कौन से बदले ले रही थी। उन्हें तो जैसे उसकी शक्ल से ही नफरत हो गई थी। रागनी के बच्चों के साथ भी लीला का व्यवहार बुरा था। उस दिन सोनू को बहुत तेज बुखार था। उसे पूरी तरह से खांसी आ रही थी। रागनी के पास डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे न थे। उसने लीला से पैसे मांगे, मगर उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। दुख के साथ साथ रागनी को बहुत गुस्सा भी आया। वो बच्चे को लेकर सरकारी अस्पताल चली गई। डॉक्टर ने दवाई तो दी, मगर साथ में ये भी कहा कि बच्चे में खून की कमी है। डॉक्टर ने कहा कि इसे जूस दूध वगैरह दो। रागनी जानती थी कि वो बच्चे को जूस नहीं पिला सकती। घर में जो कुछ भी था उस पर तो उसका और बच्चों का कोई अधिकार ही न था। घर आते ही उसने पीसीओ से विशाल को फोन मिलाया। रागनी के पास तो अपना कोई मोबाइल भी न था। विशाल के बैंकॉक जाने के बाद आज पहली बार था कि रागनी लीला की गैर मौजूदगी में विशाल से बातें कर रही थी। रागनी ने दबे दबे शब्दों में
विशाल को सोनू की बीमारी और लीला के कठोर व्यवहार के बारे में बताया, मगर विशाल उल्टा उसी पर चीखने चिल्लाने लगा। इतने पैसे भेजता हूँ मैं, कहाँ उड़ाती हो तुम? जब भी मैं माँ से पूछूं कि कुछ पैसे जमा किए हैं तो वो यही कहती हैं कि तुम्हारी पत्नी कुछ छोड़ती नहीं। मुझे बताओ रागनी, मैं क्या पूरी जिंदगी यहाँ बैंकॉक में बैठा बस पैसा ही कमाता रहूँगा? मुझे वापस भी आना है। अगर तुम इसी तरह फिजूल खर्च करती रही और डेली पनीर और अच्छे पकवान पकाती रही और एक समय में 1 किलो दूध बच्चों को पिलाती रही तो बताओ बचत किस तरह करोगी? विशाल तो बिना सुने बोलता ही चला गया। रागनी हक्का बक्का ये सारी बातें सुन रही थी। उसे तो अपनी सफाई देना भी नहीं आ रहा था। आंसू उसके गले में अटक कर रह गए। तंग आकर उसने फोन बंद कर दिया। पति को क्या बताती कि 1 किलो दूध की बजाय उसके बच्चे तो 1 घुट दूध को भी तरस गए हैं। सोनू खुद ही ठीक हो गया। उसे जूस या दूध देने की लीला ने अनुमति नहीं दी थी। अगले ही दिन चारू आ गई। लीला ने लंबा चौड़ा मेन्यू रागनी के हाथ में पकड़ाया और कहा कि ये खाना स्वादिष्ट बनना चाहिए और खुद चारू को लेकर मार्केट चली गई। रात तक रागनी थक चुकी थी। चारू के लिए खाने बना बनाकर उसकी कमर टूटने लगी थी। बच्चे अलग परेशान हो रहे थे। जिस समय लीला वापस आई उनके हाथ में शॉपर ही शॉपर थे। थोड़ी देर के बाद दोनों लाउंज में अपनी शॉपिंग खोल कर बैठ गए। लीला ने चारू को और उसके बच्चों को शॉपिंग करवाई थी। उसकी नंद ब्रांडेड कॉटन के कपड़े खुश होकर देख रही थी। उसके चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। विशाल के बैंकॉक जाने से पहले तो उनके हालात कभी इतने अच्छे थे ही नहीं कि वो उसे गर्मी सर्दी के कपड़े बनवा कर दे सकता। वो अभी तक अपने शादी के कपड़ों में ही गुजारा कर रही थी, मगर अब जब पति लाखों कमा रहा था तब भी वो फटे हुए कपड़े पहनने पर मजबूर थी। आज चारू अपने बच्चों को भी साथ लेकर आई हुई थी। उनके लिए महंगे खिलौने खरीद कर लाई थी। लीला एक एक खिलौना उठाकर चारू के बेटे के हाथ में पकड़ा रही थी। वो जब खेलने लगता तो लीला बड़ी खुश होती। तभी अंदर से मोनू निकल कर आ गया। वो मासूम बच्चा था। उसने जब चारू के बेटे के हाथ में खिलौना देखा तो अपनी माँ से रोते हुए खिलौना मांगने लगा। रागनी उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। तभी लीला ने उन दोनों को देख लिया। हाँ हाँ, लगा दो नजर मेरी बेटी की मासूम खुशियों को। तुम माँ बेटों से तो हजम नहीं होता कि कोई और खुश हो जाए। कब से यहाँ खड़ी मेरी बेटी के कपड़ों को घूरे जा रही हो? आग लगाना चाहती हो क्या? और अब अपने सपोलों को भी अंदर से ले आई हो ताकि मासूम बच्चे से खिलौने छीन लो। अरे लेकर जाओ इसे यहाँ से। मुझे तो इनकी शक्ल ही अच्छी नहीं लगती। और तुम भी अब यहाँ से फूटो और जाकर अच्छा अच्छा खाना बनाओ। लीला ने रागनी को बुरी तरह से झिड़क दिया। वो अपने आंसू पीते हुए मोनू को उठाकर अंदर ले गई। उसे अपना तो दुख नहीं था, मगर अपने बच्चे के आंसू उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उस रात चारू का पति उसे थोड़ा जल्दी लेने आ गया, वरना आमतौर पर वो देर से आता था। उस समय वो किचन समेटकर अपने कमरे में जा रही थी जब उसने वो दृश्य देख लिया जिसने उसे हैरत के साथ साथ दुख में भी डाल दिया। लीला, जो अपने बेटे की औलाद पर 1 रुपए लगाने से पहले भी 1000 बार सोचती थी, वो फ्रिज से पनीर और दूध के पैकेट उठाकर चारू को पकड़ा रही थी। चारू पति को दिखाने के लिए मामूली सा इनकार करती तो लीला प्यार से कहने लगती, अरे मना क्यों कर रही हो बेटी? भाई की कमाई पर तुम्हारा भी तो अधिकार है। वैसे भी ये चीजें यहाँ पर पड़े पड़े गल सड़ जाती है। रागनी और उसके बच्चे तो खा खा कर फूल चुके हैं और मैं ठहरी बूढ़ी जान। मुझसे तो इतना पनीर और ये सब खाया ही नहीं जाता। जाओ तुम ले जाओ, अपने बच्चों को खिलाना। चारू मुस्कुराते हुए जल्दी जल्दी सारे पैकेट्स पकड़ने लगी। रागनी चुपचाप ये दृश्य देख रही थी। उस दिन उसका जी चाहा कि वो अपने बच्चों को लेकर इस घर से चली जाए। लीला पलटी तो उसकी नजर रागनी पर पड़ गई।
एक पल के लिए तो वो बौखला गई, मगर अगले ही पल वो रागिनी को अनदेखा करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी एक दिन वो हुआ जिसका लीला को बिल्कुल भी अंदाजा न था। शाम के 5 बजे दरवाजा बजा। लीला लाउंज में बैठी चाय पी रही थी। उन्होंने बेध्यानी में आवाज लगा दी, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। आने वाला अंदर आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि विशाल था। कंधे पर बैग डाले वो कितना सेहतमंद और हैंडसम लग रहा था। लीला उसे देखकर पहले तो सक पका गई और फिर खुशी के मारे उठकर उससे लिपट गई। विशाल भी माँ और भाई से मिलकर बहुत खुश था। विशाल ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। वो रागिनी और अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। तभी अंदर कमरे से सोनू और मोनू खेलते हुए बाहर निकल आए। उनके हाथ में एक बहुत पुराना सा टूटा हुआ खिलौना था, जिसके लिए वो दोनों लड़ाई कर रहे थे। विशाल ने उन्हें देखा तो हैरान रह गया। इतनी सर्दी के मौसम में भी इन दोनों ने छोटी छोटी नेकर टी शर्ट पहन रखी थी, जिनकी आस्तीन आधी थी। उनके पैर भी नंगे थे। दोनों हद से ज्यादा कमजोर हो चुके थे। विशाल ने उन्हें देखा तो पहचान ही नहीं पाया। लीला ने उसे बच्चों की तरफ देखते हुए देखा तो सक पका गई। क्या बताती कि उन्होंने बहू और बच्चे को कभी कपड़े बनाने के पैसे दिए ही नहीं थे। इससे पहले कि लीला कुछ कहती, रागिनी किचन से निकल आई। वो विशाल को देखकर बहुत हैरान थी और खुशी से रो रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा। तभी विशाल की नज़र रागिनी के कुर्ते पर पड़ी। वो जगह जगह फटा हुआ था और उसमें जोड़े लगे हुए थे। विशाल के माथे पर बल पड़ गए। क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना और बच्चों का। ऐसा लग रहा है किसी भिखारी की पत्नी हो और ये किसी भिखारी के बच्चे हैं। लाखों रुपए घर भेजता रहा हूँ, कम से कम इनके लिए अच्छे कपड़े तो खरीद लेती। विशाल से बर्दाश्त न हुआ तो कहने लगा। रागिनी ने खामोशी से एक नज़र लीला को देखा, जो घबराई हुई नजरों से इधर उधर देख रही थी। तभी उन्होंने बात बदलने की खातिर विशाल से पूछा कि वो आज रात क्या खाएगा। विशाल ने मटर पनीर खाने की फरमाइश कर दी। लीला ने फौरन समर्थ को बाजार भेजा ताकि वो पकाने का सामान ले आए। विशाल फ्रेश होने चला गया। वहां से आया तो माँ के साथ बैठकर बैंकॉक की बातें करने लगा। लीला उसे देखकर खुश तो थी, मगर घबराई हुई थी। रागिनी खाना तैयार करने लगी। असली तमाशा तो तब हुआ जब रागिनी ने रात का खाना लगाया। लीला बाउल में से मटर पनीर विशाल के लिए प्लेट में निकाला। तभी किचन में से सोनू और मोनू बाहर निकले। विशाल ने आवाज देकर दोनों को अपने पास बुला लिया। वो दोनों पापा के पास चले आए। विशाल ने प्यार से दोनों को अपने साथ बिठा लिया और प्लेट में उनके लिए मटर पनीर निकाला। प्लेट उसने जैसे ही सोनू के आगे रखी, वो एकदम उछलकर पीछे जा गिरा। मोनू भी रोने लगा। विशाल हक्का बक्का ये सारा दृश्य देख रहा था। सोनू डरी हुई नजरों से लीला की तरफ देख रहा था। विशाल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? क्या पनीर खाना पसंद नहीं है? मोनू डरी हुई नजरों से लीला को देख रहा था। तभी सोनू जोर जोर से नहीं मैं सर हिलाते हुए कहने लगा, नहीं पापा, हमें पनीर नहीं खाना। दादी हमें पनीर खाने को नहीं देती। अगर हमने यहाँ पनीर का टुकड़ा भी खाया तो दादी हमें बहुत मारेगी और सूखी रोटी भी खाने नहीं देगी। दादी ने हमें बोला है कि हमें सिर्फ रोटी नमक खानी है। डरे हुए स्वर में वो मासूमियत से बोलता चला गया। लीला का मुंह खुला का खुला रह गया। विशाल कभी बच्चों को देखता और कभी माँ को। रागिनी भी किचन से बाहर निकल आई थी। झूठ बोल रहे हैंगे, देखो तुम्हारी पत्नी ने पीठ पीछे इनको कैसा गलत पाठ सिखा दिया है, जैसे मैं इनकी दुश्मन हूँ। लीला ने साड़ी का पल्लू मुंह पर डाला और रोने लगी। मोनू अभी तक रो रहा था और हाथ से प्लेट को पीछे ढकेल रहा था। रागिनी ने आगे बढ़कर उसे गोद में ले लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विशाल कभी अपने बच्चों को
और पत्नी की हालत देखता और कभी माँ को देखता जो महंगी साड़ी पहन रखी थी। पहले से भली चंगी लग रही थी, मगर उसकी पत्नी और बच्चे दोनों बहुत कमजोर लग रहे थे। विशाल ने पहचान लिया कि बात वो नहीं जो उसकी माँ हर बार फोन पर उसे बताया करती थी। वो खामोशी से उठा और रागिनी के कमरे में चला गया। अंदर जाकर उसने सारी अलमारियों की तलाशी ले ली। उसे कहीं 1 रुपए रखा हुआ भी ना मिला। कपड़े वही फटे पुराने थे जो 2 साल पहले रागिनी और बच्चों के इस्तेमाल में थे। उसने पलटकर अपने बच्चों को देखा। उन्होंने जो शर्ट पहन रखी थी वो उनके पेट से ऊपर जा रही थी। विशाल का दिल कट कर रह गया। इतनी सर्दी में भी उसके बच्चे के पास पहनने के लिए कोई स्वेटर नहीं थी। फिर अपने भाई के कमरे में गया। उसकी अलमारी में ब्रांडेड कपड़े रखे थे। माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। माँ का कमरा बहुत सुंदर, दीवार पर रंग पेंट, अच्छे अच्छे फर्नीचर, अलमारी में महंगी साड़ी, सब देखकर आश्चर्य हुआ। वो बाहर निकला और माँ से पूछने लगा, माँ वो सारे कपड़े कहाँ हैं जो आप मुझे वीडियो कॉल पर दिखाती थी कि ये लाल कुर्ती रागिनी अपने लिए खरीद कर लाई है। बच्चों का और रागिनी का एक भी नया सूट नहीं है अलमारी में। इन सब ने वही पुराने कपड़े पहन रखे हैं, वो भी फटे हुए। लीला आएं बाएं साएं करने लगी। तभी उसी समय चारू उसकी बहन आती है, वही लाल सूट पहनकर। अब विशाल सब कुछ समझ चुका था। यह सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे याद आया रागिनी ने 1-2 बार दबे शब्दों में उसे बताने की कोशिश की थी, मगर वो खुद ही बहरा बन गया था। शर्मिंदगी से वो सर पकड़कर बैठ गया और जब उसने सर उठाया तो उसकी आंखों से आंसुएं भरी हुई थी। वो अपनी माँ की असलियत जान चुका था। मैं अब बैंकॉक वापस नहीं जाऊंगा। जो कुछ कमाया है उससे यही कारोबार करूंगा, और अगर आइंदा आपने मेरी पत्नी और बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया और इनका हक किसी और को दिया तो मैं ये भी नहीं देखूंगा कि आप मेरी माँ हैं। विशाल के स्वर में गुस्सा साफ पता चल रहा था। लीला चुप बैठी रह गई। उन्होंने जान लिया था कि उनका बेटा सच्चाई की परख करना जान चुका है। विशाल एक झटके से उठा और रागिनी से कहने लगा, बच्चों को तैयार करो और खुद भी चलो, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। मेरी कमाई पर सबसे पहले तुम्हारा और मेरे बच्चों का अधिकार है। आज मेरे बच्चे बाहर खाना खाएंगे और उनके लिए अच्छे अच्छे खिलौने खरीद कर लाऊंगा। यह सब सुनकर बच्चे और रागिनी हंसने लगे और बाकी सब मुंह ताकते ही रह गए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।